नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल पर। आज की हमारी कहानी। संध्या और अजीत न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से जो ही बाहर निकले, समर उनसे लिपट गया। इतने दिनों के बाद बेटे को देखकर दोनों की आंखें भर आई। तभी उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। समर ने उनका सामान डिग्गी में रखा और दोनों को बैठने को कहा। आगे जा बैठा। रूही ने पीछे मुड़कर अपनी मोहिनी मुस्कान बिखेरते हुए उन दोनों का आंखों से ही अभिवादन किया तो संध्या को ऐसा लगा मानो कोई परी धरती पर उतर आई हो। संध्या ने मन ही मन बेटे की पसंद की दाद दी। करीब घंटे भर की ड्राइव के बाद गाड़ी एक अपार्टमेंट के सामने रुकी। उतरते ही रूही का उन दोनों का पैर छूकर प्रणाम करना संध्या का मन मोह गया। बड़े प्यार से उन्होंने रूही को गले लगा लिया। समर का एक कमरे का घर अच्छा ही लगा उन्हें। रूही और समर दोनों मिलकर सामान अंदर ले गए। जब वे दोनों फ्रेश हो गए तो रूही चाय बना लाई। चाय पीते हुए संध्या रूही को निहारती रही। लंच कर अजीत और संध्या सो गए। उठिए ना मम्मी, आपके उठने का इंतजार करके रूही चली गई। उठने की इच्छा न होते हुए भी संध्या को उठना पड़ा। फिर बड़े दुलार से बेटे का माथा सहलाती हुई बोली, अरे चिंता क्यों कर रहा है? मुझे और तेरे पापा को तेरी रूही बहुत पसंद है। सब कुछ अपने जैसा ही तो है उसमें। अमेरिका में भी तुमने अपनी बिरादरी की लड़की ढूंढी, यही क्या कम है हमारे लिए? अब जल्दी से उसके परिवार वालों से मिलवा दो। जब यहीं पर शादी करनी है तो फिर इंतजार क्यों? संध्या की बातों से समर उत्साहित हो उठा। बोला, उसके परिवार में केवल उसके पापा हैं। अपनी माँ को वह तो बचपन में ही खो चुकी है। उसके पापा के ने फिर शादी नहीं की। रूही को उसकी नानी ने ही पाला। उसके पापा चाहते हैं कि शादी के बाद हम उन्हीं के साथ रहें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जिस घर में हम शिफ्ट करने वाले हैं वह उसी एरिया में है। कल चल कर देख लीजिएगा। बेटे की बातों से संध्या भाव विभोर हो रही। उनके अमेरिका आने से पहले समर की पसंद को लेकर सभी ने उन्हें कितना भड़काया था। समर तो वैसा ही है, कहीं कोई बदलाव नहीं है उसमें। दूसरों की खुशी देखकर लोग जलते भी तो हैं। ऐसे भी समर स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग करने तक टॉप ही तो करता रहा था। आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका आ रहा था तो भी लोग को कितनी जलन हुई थी। शादी के बाद रूही को लेकर जब इंडिया जाऊंगी तो उसके रूप रंग को देखकर सभी ईर्ष्या करेंगे। ऐसा सोचते ही संध्या मुस्कुरा उठी। क्या सोचकर मुस्कुरा रही है माँ? समर के पूछने पर संध्या वर्तमान में लौट आई। कुछ भी तो नहीं रे। सब ठीक हो जाए तो सियाचिन से नीता और अमित भी आ जाएंगे। सारा इंतजाम करके मैं आई ही हूँ, संध्या बोली। समर ने फोन पर ही रूही को बता दिया कि वह मम्मी को बहुत पसंद है। दूसरे दिन सवेरे ही रूही पहुंच गई। देखते ही संध्या ने उसे गले लगा लिया। फिर उसके घर के बारे में पूछने लगी। रूही भी उनसे कुछ खुल गई। उसने उनसे पूछा, समर की तरह क्या मैं भी आप दोनों को मम्मी पापा कह सकती हूँ? संध्या खुशी से बोली, क्यों नहीं? अब समर से तुम अलग थोड़े ही हो। कुछ ही दिनों की बात है जब तुम भी पूरी तरह से हमारी हो जाओगी। संध्या की बात पर रूही ने शर्मा कर सिर झुका लिया। अच्छा तो मम्मी जी, आप लोग पापा और नानी से मिलने कब चल रहे हैं? वे दोनों आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। फिर अगले दिन का करार लेकर ही रूही मानी। दूसरे दिन सुबह से ही संध्या को रूही के घर जाने के लिए जरूरत से ज्यादा उत्साहित देखकर अजीत उनसे छेड़खानी कर रहे थे। इसी बीच रूही गाड़ी लेकर आ गई। तैयार होकर संध्या और अजीत कमरे से बाहर निकले। एक युवा बेटे की माँ भी इस उम्र में कितनी रोमांटिक हो सकती हैं, सोच रूही मुस्कुरा उठी। रास्ते में सड़क के दोनों ओर की प्राकृतिक सुंदरता देखकर संध्या मुग्ध हो उठी थी। सच में अमेरिका परियों और फूलों का देश है। 1 घंटे के बाद फूलों से सजे एक बड़े से घर के सामने गाड़ी रुकी तो उतरते ही एक बड़ी उम्र की संभ्रांत महिला ने सौम्य मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया, जो रूही की नानी थी। लिविंग रूम में रूही के पापा आशीष बैठे थे। अजीत के पास आकर बैठ आए गए संध्या की ओर मुड़े ही थे कि वे चौंक गए और उनके अभिवादन में उठे हाथ हवा में झूल गए।
उधर संध्या के जुड़े हाथ भी उनकी गोद में गिर गए, जिसे अजीत के सिवा और कोई न देख सका। संध्या के चेहरे पर स्तब्धता थी, सारी खुशियां काफूर हो गई थी। उनकी महीनों की चहचहाहट पर अचानक चुप्पी का कोहरा छा गया था। वे असहज होकर सिर को इधर उधर घुमाते हुए अपनी हथेलियों को मसल रही थी। रूही की नानी ही बोले जा रही थी। माहौल गर्म हो गया था, जिसे सहज बनाने का अजीत अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे थे। लंच के समय भी अनमनी सी संध्या को देखकर समर और रूही हैरान थे कि अचानक इन्हें क्या हो गया है। आखिर रूही की नानी ने संध्या को टोक ही दिया। क्या बात है संध्या जी, क्या मैं और आशीष आपको पसंद नहीं आई? हमें देखते ही चुप हो गई। छोड़िए, आपको हमारी रूही तो पसंद है ना? यह सुनते ही संध्या सकुचा तो गई, लेकिन बड़े ही रूखे शब्दों में कहा, ऐसी कोई बात नहीं। अचानक सिरदर्द होने लगा। कुछ भी कहिए, लेकिन अमेरिका में जन्म लेने के बावजूद रूही की परवरिश बेमिसाल है। इसका सारा श्रेय आप दोनों को जाता है। रूही हम दोनों को बहुत पसंद है। शायद इंडिया में भी हम समर के लिए ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाते। क्यों संध्या, ठीक कहा ना मैंने? संध्या ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। अजीत की बातों से आशीष थोड़ा मुखर हो उठे। बोले, तो अब बताइए कि कैसे आगे का कार्यक्रम रखा जाए? जवाब में संध्या ने कहा, हम आपको सूचित कर देंगे। अब हम चलना चाहेंगे। समर, उठो और टैक्सी बुलाओ। मुझे मानहट्टन होते हुए जाना है। क्यों ना हम नीतू से मिलते चलें? मामा मामी के आने से वह भी बड़ी उत्साहित है। इन सब बातों के लिए रूही को तकलीफ देना ठीक नहीं है। संध्या की बातों से सभी चौंक गए। इसमें तकलीफ जैसी कोई बात नहीं है। आशीष जी बोले, अजीत जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 मिनट में अकेले में आपकी पत्नी जी से कुछ बातें करना चाहूँगा। रूही जब मात्र 10 साल की थी, तभी उसकी माँ गुजर गई। अपने कुछ किए गलत कामों का प्रायश्चित करने के लिए सभी के आग्रह करने के बावजूद मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैंने अकेले ही माँ बाप दोनों का प्यार संस्कार देकर उसे पाला है। जब तक मैं संध्या जी की सहमति से पूर्ण संतुष्ट नहीं हो जाता, इस रिश्ते के लिए स्वयं को कैसे तैयार कर पाऊंगा? जवाब में अजीत का हंसना ही सहमति दे गया। फिर आशीष जी और संध्या को छोड़कर बाकी सभी बाहर निकल गए। आशीष संध्या के समक्ष जाकर खड़े हो गए और फिर भर आए गले से बोले, संध्या, तुमसे छल करने वाला, तुम्हें रुसवा करने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है। जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है इसमें। तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि रूही और समर को कभी अलग नहीं करना, वरना दोनों टूट जाएंगे। एक दूसरे के बगैर वे जी नहीं पाएंगे। सभी की खुशियां अब तुम्हारे हाथ में है। रूही ही तुम लोगों को छोड़ने जाएगी। इतनी ही देर में उसका चेहरा उदास होकर कुम्हला गया है, कहकर आशीष बाहर निकल आए और फिर रूही को इन सब के साथ जाने को कहा तो रूही और समर के मुरझाए चेहरे खिल उठे। पूरा रास्ता संध्या आंखें बंद किए चुप रही। लौटने के बाद भी वे अनमनी सी लेट गई, जबकि बाहर से आकर बिना चेंज किए बेड पर जाना उन्हें कतई पसंद नहीं था। अजीत लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखते रहे। शाम हो गई थी। संध्या उठ गई थी। बोली, सुनिए, मैं सामने ही घूमने जा रही हूँ। समर आ जाए तो आप भी आ जाइएगा। और फिर चप्पल पहनते हुए सीढ़ियाँ उतर गई। सामने बच्चों के पार्क में रखी बेंच पर जा बैठी। आंखें बंद करते ही 32 साल से बंद अतीत चलचित्र की तरह आंखों के आगे घूम गया। बड़ी ही धूमधाम से संध्या की मंगनी आशीष के साथ हुई थी। किसी फंक्शन में आशीष ने उन्हें देखा था और फिर उसकी नज़रों में बस गई थी। मंगनी होने के बाद वे आशीष से कुछ ज़्यादा ही खुल गई थी। तब मोबाइल का ज़माना नहीं था। सबके सो जाने के बाद धीरे से वे फ़ोन को उठाकर अपने कमरे में ले जाती और फिर शुरू होता प्यार भरी बातों का सिलसिला, जो देर रात तक चलता। 2 महीने बाद ही शादी का मुहूर्त निकला था। इसी बीच अचानक आशीष को किसी प्रोजेक्ट वर्क के सिलसिले में 6 महीने के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा। शादी नवंबर तक के लिए टल गई थी। वे मनमनोष कर रह गई,
लेकिन आशीष उज्जवल भविष्य के सपनों को आंखों में लिए अमेरिका के लिए रवाना हो गया। फिर संध्या अपनी एमएससी की परीक्षा की तैयारी में लग गई। आशीष फिर कभी नहीं लौटा। अमेरिका जाने पर आशीष एक गुजराती परिवार में पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगे। अमेरिका उन्हें इतना भाया कि वह वहां से न लौटने का निश्चय कर किसी कीमत पर वहां रहने का जुगाड़ बैठाता रहा। यहाँ तक कि अपनी कंपनी की नौकरी भी छोड़ दी। सबसे सरल उपाय यही था कि वह वहाँ की किसी नागरिकता प्राप्त लड़की से ब्याह कर ले। फिर आशीष ने उसी गुजराती परिवार की इकलौती लड़की से शादी कर ली। उसके इस धोखे से संध्या टूट गई थी। उन्हें ब्याह नाम से चिढ़ सी हो गई थी। फिर कुछ महीने बाद अजीत के घर से आए रिश्ते के लिए ना नहीं की। सब कुछ भुलाकर अजीत की पत्नी बन गई। समय के साथ 2 बच्चों की माँ भी बन गई। दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश की। पढ़ने लिखने में ही नहीं बल्कि सारी गतिविधियों में दोनों बड़े काबिल निकले। बीटेक करते ही बेटी की शादी सुयोग्य पात्र से कर दी। बेटी यहीं सियाटल में है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। बड़े अरमान के साथ बेटे की शादी का सपना आंखों में लिए यहाँ आई थी। टेनिस टूर्नामेंट में समर और रूही पार्टनर बने और विजयी हुए। ऐसे ही मिलते जुलते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। समर ने फेसबुक पर माँ यानी संध्या से रूही का परिचय करा दिया था। संध्या को रूही में कोई कमी नजर नहीं आई। समर के लिए उनके रिश्ते पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। अब तक के जीवन में सभी प्रमुख निर्णय संध्या ही लेती आई थी, तो अजीत को क्यों ऐतराज होता। संध्या की खुशी ही उनके लिए सर्वोपरि थी। क्योंकि रूही की माँ नहीं थी और उसे नानी ने ही पाला था और वे इंडिया आने में लाचार थे। इसलिए निर्णय यही हुआ था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो वहीं शादी कर ले देंगे। इस निर्णय से उनकी बेटी और दामाद दोनों बहुत खुश हुए। रूही के पिता के परिवार के बारे में उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की और यही धोखा खा गई। कितना सुंदर सब कुछ हो रहा था कि इस मोड़ पर वे आशीष से टकरा गई और बंद स्मृतियों के कपाट खुलकर उन्हें विचलित कर गए। बेटे से भी नहीं कह सकती कि इस स्वार्थी धोखेबाज की बेटी के साथ रिश्ता न जोड़े। सिर से पैर तक उसके प्यार में डूबा हुआ है। वह भी क्यों मानने लगा अपनी माँ की बात। दर्द से फटते माथे को दोनों हाथों से थाम हुए सिसक उठी। तभी अचानक कंधों पर किसी का स्पर्श पाकर मुड़ी तो पीछे अजीत को खड़ा पाया। संध्या के हाथों को सहलाते हुए उनकी बगल में बैठ गए और बड़े सधे स्वर में कहने लगे, संध्या, अंदर से तुम कितनी कमजोर हो, मैंने कभी सोचा ना था। इतनी छोटी बात को दिल से लगाए बैठी हो। कुछ सुना था और कुछ अनुमान लगा लिया। अरे आशीष ने तुम्हारे साथ जो किया वह कोई नई बात थोड़ी है। यह देश उसे सपनों की मंजिल लगा। रूही की सुंदरता से साफ पता चलता है कि उसकी माँ कितनी सुंदर रही होगी। वीजा, फिर नागरिकता, रहने को घर, सुंदर पत्नी, सारी सुख सुविधाएं जब उसे इतनी सहजता से मिल गई तो वह क्या पागल था कि देश लौट आता सिर्फ इसलिए कि उसकी मंगनी हुई है। फिर जीवन में सब कुछ होना पहले से ही निर्धारित रहता है। तुम्हारी ही तो ऐसी सोच है। तुम्हें मेरी बनना था तो ये महाशय तुम्हें कैसे ले जाते। माना कि बहुत सारी सुख सुविधाएं तुम्हें नहीं दे पाया, लेकिन मन में संचित सारे प्यार को अब तक उड़ेरता रहा हूँ। अचानक कल से मम्मी को हो क्या गया है पापा। समर का यह पूछना मुझे संशय में डाल गया। हो सकता है वह सब कुछ समझ भी रहा हो, इतना ना समझ भी तो नहीं। संध्या की आंखों से बहते आंसुओं ने अजीत को आगे और कुछ नहीं कहने दिया। कुछ देर बाद आंचल से अपने आंसुओं को पोंछती हुई संध्या ने कहा, मैं कल से सोच रही हूँ कि अगर रूही का जेनेटिक्स भी अपने बाप जैसा हुआ तो यह हमारे बेटे को हमसे छीन लेगी। कितनी निर्ममता से आशीष अपनों को भूल गया था। उसे देखने के लिए माँ बाप की आंखें सारी उम्र तरसती रह गई और वह घर जमाई बनकर रह गया। इसकी बेटी ने कहीं मेरे सीधे साधे बेटे को घर जमाई बना लिया तो हम भी बेटे को देखने को तरसते रह जाएंगे। संध्या की बातें सुनकर अजीत को हंसी आ गई। तभी समर भी उन दोनों को खोजते हुए
वहाँ आ गया। सकुचाई हुई मम्मी और हंसते हुए पापा को देखकर प्रश्न भरी आंखों से उन्हें देखा। अजीत अपने आप को अब रोक नहीं सके और सारी बात बता दी। इतना सुनना था कि समर छोटे बच्चे की तरह संध्या से लिपट गया। बोला, मम्मी आपके लिए रूही तो क्या मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ? इतना ही जाना है आपने अपने बेटे को? फिर आप दोनों को भी मेरे साथ ही रहना है। आप दोनों के लिए ही तो इतना बड़ा घर लिया है। ऐसे भी इंडिया में है ही कौन आप दोनों का? एक घर ही तो है। आराम से अब मेरे पास रहें, बीच बीच में दीदी से भी मिलते रहें। समर की बातों से संध्या के सारे गिले शिकवे दूर हो गए और फिर से 2 हफ्ते बाद ही बड़ी धूमधाम के साथ समर और रूही शादी के बंधन में बंधकर हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। 1 महीने बाद आने का वादा लेकर बेटी, दामाद एवं नाती सियाटल चले गए। तो अजीत ने भी हंसते हुए संध्या से कहा, क्यों ना हम भी हनीमून मना लें? हमारी शादी के बाद तो हमारे साथ हमारे पूरे परिवार ने भी हनीमून मनाया था। याद तो होगा तुम्हें। तुमसे मिलने को हम तरस कर रह जाते थे। अब बेटे ने विदेश में अवसर दिया है तो हम क्यों चूके? और फिर अभी हम इतने बूढ़े भी तो नहीं हुए हैं। अजीत की बातें सुन संध्या मुस्कुरा दी और फिर शर्मा कर अजीत से लिपटते हुए अपनी सहमति जता दी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी तो कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।